गुड मॉर्निंग, नमस्कार। समय के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अक्षिता। तो चलिए हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आपके सामने आ गए। थंबनेल में आज जो हम कराने वाले हैं उसका सारा लिंक मतलब सारे टॉपिक्स आपको मिल गए होंगे थंबनेल में। हाँ, आजकल हम टॉपिक डाल देते हैं जिससे कि आपको आसानी रहे कि क्या-क्या चीज़ें हमें आज पढ़नी है। तो खुशबू जी, कल्पेश जी, गिरधारी जी, संजय जी, प्रियंका जी, भैरव जी, लखन जी, सबको बहुत सारा गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और बहुत सारा प्यार। चलिए, तो इस मोटिवेशनल कोट के साथ आज की क्लास हम शुरू करेंगे। आ जाइए फटाफट से, अभी भी शायद कुछ लोग जुड़े नहीं हैं, जुड़ जाइए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो इस मोटिवेशनल कोट के साथ, है ना, आज की क्लास शुरू करते हैं इस मोटिवेशनल कोट के साथ कि गिरने पर दुनिया मजाक बनाती है। हाँ, गिरने पर दुनिया मजाक बनाती है, तालियां कितनी बजेंगी ये आपके उठने पर निर्भर करता है। ठीक है, तो एक बार यदि गलती हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, हाँ, सिलेक्शन में या तैयारी अच्छे से नहीं हो पाई हो, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तालियां कितनी बजेंगी ये डिपेंड करेगा, तालियां कितनी बजेंगी ये डिपेंड करेगा कि आप, है ना, कि आप कितनी शिद्दत के साथ उठे हो, दोबारा कितनी शिद्दत के साथ आपने मेहनत करी है। तो चलिए, आज की क्लास का पहला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने आ रहा है। ये रहेगा इंडेक्स और रिपोर्ट से। उसके बाद राजस्थान की समसामयिकी हम देखेंगे। अक्टूबर का करंट अफेयर हम यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलिए, वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक एमपीआई जिसे हम बोलते हैं, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स, रिपोर्ट आई है 2024 की। ये आपके आरएस प्रीलिम्स के इकोनॉमिक्स के सिलेबस में है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह रिपोर्ट संयुक्त रूप से यूएनडीपी और ओपीएचआई द्वारा जारी की गई है, पहला कथन। दूसरा, भारत में गरीबी में रहने वाले लोगों की संख्या 234 मिलियन हो गई है, जो दुनिया में सबसे अधिक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये इंडेक्स आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज का पहला सवाल, गरीबी बेरोजगारी आपके राजस्थान की इकोनॉमी तो नहीं, इंडियन इकोनॉमी में आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है। प्ले विद सागर, कल्पेश, दीपिका, सभी को बहुत ज्यादा गुड मॉर्निंग। अभी मुझे लगता है क्लास शेयर नहीं हुई है, क्लास शेयर कीजिए और जुड़ जाइए फटाफट से हमारे साथ। चलिए, तीसरा कथन है, ये सूचकांक 3 आयामों स्वास्थ्य, शिक्षा, जीवन स्तर के 10 संकेतकों के आधार पर जारी किया जाता है। सारे कथन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया है। 1 2 3 इज द करेक्ट आंसर। 1 2 3 बिल्कुल सही आंसर है। राजस्थानी वाले ब्लॉक्स, एक्सट्रीम पावर, सब बिल्कुल सही आंसर दिया है। संजय, आपने भी बहुत सही आंसर दिया है। यहाँ से याद रखना। अब इसमें कुछ-कुछ चीज़ें हम देख लेते हैं। क्वेश्चन ज़रूर आएँगे यहाँ से सौरभ जी, है ना? याद रखिएगा। तो ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स है 2024 की। मैं फिर कह रही हूँ, आपके सिलेबस में ये है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉवर्टी, इसकी जो थीम थी, पॉवर्टी एमिट कॉन्फ्लिक्ट, याद रखना। इस थीम से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दिस इज द थीम। इस थीम से भी क्वेश्चन जो है वो एक तरीके से पूछे जा सकते हैं। अब ये कौन जारी करता है, ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो एक तो इसको ओपीएचआई जारी करती है, एक इसको यूएनडीपी जारी करती है। ये भी हमें याद रखना है ना? ओपीएचआई क्या है? ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंस्टीट्यूट है, ये वो है। और यूएनडीपी आप सब लोग जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इन दोनों के द्वारा मिलकर जारी किया जाता है। तीनों ही इंपॉर्टेंट है। इसकी थीम याद रखेंगे और जारीकर्ता कौन है आप याद रखेंगे। तो कौन है? ओपीएचआई और यूएनडीपी। हाँ जी, प्लीज वॉइस कम करो, ज्यादा आ रही है। अच्छा, अभी ठीक है। चलिए, इसके जो डायमेंशंस की बात करूं, हमने देखा अभी हमारे कथन में है कि इसमें कहा था कि इसके अंतर्गत 3 डायमेंशन होते हैं ना, 3 आयाम होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। उसके 10 संकेतक होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से 10 संकेतक है हम बात कर सकते हैं। पहला हेल्थ होता है, दूसरा इसका डायमेंशन एजुकेशन, शिक्षा, तीसरा है लिविंग स्टैंडर्ड। ठीक है, इंग्लिश वाले भी आराम से देख सकते हैं। इसमें हेल्थ में 2 हैं, न्यूट्रिशन और चाइल्ड मोर्टेलिटी। वेरी इंपॉर्टेंट। पहला ईयर्स ऑफ स्कूलिंग है इसमें, और दूसरा है स्कूल अटेंडेंस। ठीक है, लिविंग स्टैंडर्ड में कुकिंग फ्यूल है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी है, हाउसिंग है और आपका एसेट्स है। इसका मतलब 3
3 आयाम और 10 संकेतक याद रखने हैं। कौन कर रहा है जारी? यूएनडीपी। इसके साथ साथ ओएचपीआई, यस ओपीएचआई, ठीक है, याद रखना है। 2024 में ये आया है और इसका हमने, यदि मैं बात करूं कि इसकी थीम क्या है, तो आप सबने देखी, पॉवर्टी एमिट कॉन्फ्लिक्ट इसकी थीम है, याद रखना है। ये किसको लेकर आया है ना? गरीबी के बीच खतरनाक संबंध, जो बहुआयामी हिंसक संघर्ष हो रहे हैं उसके लिए। और ये ओपीएचआई यूएनडीपी इसको जारी करता है। अब आपको याद रखना है 2010 से इसकी शुरुआत हुई है और 112 देशों में लगभग 1.1 बिलियन लोग अभी भी गरीबी रेखा में रह रहे हैं, गरीब हैं। 234 मिलियन की जनसंख्या के साथ भारत सर्वाधिक गरीबी वाला देश हो गया है, इसलिए ये सबसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। विनीत जी कह रहे हैं हार पर निराश क्यों, क्षण में हताश क्यों, लक्ष्य पर बार कर, बार बार हजार बार कर, वाह। 100 मुश्किलें कतार में, परवाह नहीं प्रहार कर, सम्यक पर विश्वास कर। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। क्योंकि क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी नहीं, कि आपको क्वालिटेटिव चीजें कहाँ पर प्रोवाइड कराई जा रही हैं। बहुत बढ़िया। चलिए एक और क्वेश्चन देखेंगे, तो इसके बारे में हमने देखना, एमपीआई आया है 2024, है ना। और इंडिया जो है इसमें सबसे ज़्यादा गरीब, कहना चाहिए कि 234 मिलियन पॉपुलेशन से सबसे ज़्यादा गरीब देश जो है वो हो गया है। चलिए एक और आपकी आ गई है इंडेक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और लोग जुड़िए, बच्चे जुड़े नहीं हैं अभी, और लोग जुड़िए, और भी बच्चों को जुड़ना है, अभी जुड़े नहीं हैं आप लोग, जुड़िए और लोग। चलिए, कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर हेल्प नामक एक यूरोपियन एनजीओ है, जिसके द्वारा वैश्विक भुखमरी सूचकांक ग्लोबल हंगर इंडेक्स आई है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, चाहे गरीबी इंडेक्स है, मतलब पॉवर्टी इंडेक्स है, चाहे हंगर इंडेक्स है, उसमें यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है, यहाँ से आप देखिए आरएएस में पिछले 2 साल से लगातार क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो कौन से स्थान पर है भारत? बहुत सारे बच्चों ने सही आंसर दे दिया है, 105। वाह, बहुत बढ़िया, है ना, पढ़ के आए हैं, अब आप पढ़ रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो 2024 में भारत को 127 देशों में से 105वां स्थान मिला है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है। देखो, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में से तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, कि वो रैंकिंग पूछ रहे हैं। भारत का जो जीएचआई स्कोर है वो कितना है, ये भी याद रखना है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। 27.3 जो है वो जीएचआई इसका स्कोर है, याद रखना, ठीक है। जो भूख की गंभीरता पैमाने के मुताबिक गंभीर श्रेणी में आता है ना। तो इसकी श्रेणी भी याद रखना कि किस श्रेणी में भारत आ रहा है। हालांकि ये 2016 का जो स्कोर था उससे थोड़ा सा इसमें सुधार हुआ है। स्कोर याद रखेंगे 27.3, स्कोर याद रखेंगे 27.3। भारत की रैंकिंग याद रखेंगे क्या है, 105, ठीक है। किसके द्वारा ये जारी किया जाता है? एक एनजीओ है जिसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वर्ल्ड हंगर हेल्प है, और एक कंसर्न वर्ल्ड वाइड है, याद रखेंगे। चलिए, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 इंडिया को मिली है 105 रैंक। और चूंकि इंडिया जो है गरीबी या हंगर, है ना, बहुत ज़्यादा भुखमरी के गंभीर भुखमरी की श्रेणी में आता है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई है। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। चलिए जल्दी से शेयर कर दीजिए क्लास को। मुझे लगता है अभी क्लास जो है वो ढंग से शेयर हुई नहीं है ना। अभी हमारे पास हमारे अच्छे अच्छे बच्चे जो हैं, या बहुत सारे बच्चे जो हैं वो जुड़े नहीं हैं, तो जल्दी से क्लास को जो है और शेयर आप कर दीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाँ, स्वदेशी रक्षा उपकरणों के निर्यात को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत भारतीय सैन्य निर्यात के शीर्ष 3 ग्राहक कौन से देश हैं? ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हम देखेंगे, हम ज़्यादातर जो सैन्य चीज़ें हैं, है ना, वो क्या करते हैं, आयात करते हैं। लेकिन भारत अब इसमें बहुत अच्छा कर रहा है, निर्यात करने लग गया है। और भारत किन प्रमुख देशों को ये सैन्य निर्यात करता है आइटम बनाकर, है ना। तो नंबर 1 पर है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे नंबर पर है फ्रांस, और तीसरे नंबर पर है अर्मेनिया। बहुत सारे विद्यार्थियों ने, प्रियंका ने बोला कि मैडम नंबर 1 को लॉक कर दो, तो कर दिया, है ना। बिल्कुल सही आंसर है ये, याद रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक आया है आपका, है ना। प्रकृति संरक्षण सूचकांक जो है वो आपका आया है। यह सूचकांक 2024 बेन गुरियन विश्वविद्यालय और biodb.com के द्वारा जारी किया गया था। पहला कथन
दूसरा, इस सूचकांक में भारत 176वें स्थान पर है। बताएं जल्दी से क्या होगा इसका, इसमें नहीं दिया है ना, बच्चे जवाब नहीं दे रहे। वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 अभी आया, तो अभी हमने वर्ल्ड हंगर इंडेक्स देखी थी, ग्लोबल हंगर इंडेक्स देखी थी, ठीक है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हमने देख ली, ठीक है। अब हम आए हैं जो आपकी ग्लोबल प्रकृति मतलब वैश्विक प्रकृति संरक्षण जो सूचकांक है आपका उसके ऊपर, ठीक है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, इसमें दोनों ही कथन जो हैं वो सही हैं, याद रखना है ना, बिल्कुल सही है, दोनों ही कथन जो हैं इसमें सही हैं। क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे एक पुरेंदर जी ने बोला 178, 178 नहीं है सर, 178 नहीं है सर, 176 ही है, 176 ही है। तो दोनों ही कथन इसमें क्या है, सही है। प्रकृति संरक्षण सूचकांक में जो 2024 का है, भारत 124वें स्थान पर पहुंच गया है। दोनों ही इसमें क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है। हाँ जी, आगे यदि मैं देखूं तो 2024 का जो वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक है उसमें भारत बिल्कुल सही है, 136वां है, प्लस 180 देशों में से ये किरिबती, तुर्की, इराक और माइक्रोनेशिया के साथ सबसे कम रैंक वाले 5 देशों में है। इसलिए ये भी जो इंडेक्स है वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये इंडेक्स भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। देखिए, वर्ल्ड ग्लोबल हंगर इंडेक्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि भारत जो है वो मतलब कहना चाहिए कि गंभीर भुखमरी की श्रेणी में आता है। 27.3 इसका अंक है और भारत की रैंकिंग जो है 105वीं है। वहीं हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात करी, उसमें भी सबसे ज़्यादा गरीबी 239 मतलब मिलियन लोग जो हैं वो भारत में गरीब है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। इसी तरीके से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई क्योंकि 5 जो सबसे निचले प्रमुख देश हैं उनमें भारत आता है। तो याद रखना, भारत की निम्न रैंकिंग अकुशल भूमि प्रबंधन और बढ़ती जैव विविधता के खतरों के कारण है, इसलिए भारत जो है वो अंतिम 5वें पायदान पर आता है, यानी 180 में से भारत की रैंकिंग है 176। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है। तो प्रकृति संरक्षण सूचकांक जो है इसे बेन गुरियन यूनिवर्सिटी के गोल्डमैन सोमेनफेल्ड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट चेंज और जैव विविधता डाटाबेस जो है उसके द्वारा विकसित किया जाता है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है किसके द्वारा ये विकसित होती है। इसको एनसीआई अक्टूबर 2024 में ही इसको अभी शुरू किया गया है। इसके प्रमुख जो मापदंड होते हैं उनमें भारत 5 है प्रमुख, भूमि प्रबंधन होता है, जैव विविधता का खतरा होता है, क्षमता और शासन, भविष्य के रुझान, जिसमें से जो भारत जो है उसकी रैंकिंग 176 है, याद रखना है ना। अब ये जो क्वेश्चन हम करा रहे हैं कथन में और सारी चीजें ले रहे हैं, इसका मतलब अब आप आरएएस में किसी भी तरीके का इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए आप तैयार हैं, ठीक है। हाल ही में एमिशन गैप रिपोर्ट आई है, ठीक है। एमिशन गैप रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के द्वारा, या ग्रीन पीस इंटरनेशनल के द्वारा, किसके द्वारा जारी की गई है, जवाब दें, किसके द्वारा जारी की गई है, जवाब दीजिए। हम जो क्वेश्चन करा रहे हैं है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिन्होंने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है वो अभी तक ज्वाइन कर लें। बहुत सारे विद्यार्थी शायद अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं, हाँ धीरे धीरे करने लग गए हैं, बहुत बढ़िया। चलिए तो जवाब दीजिए, इसका उत्तर क्या होगा, हाँ इसका उत्तर क्या होगा, बिल्कुल संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, विनीत ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो एमिशन गैप रिपोर्ट जो जारी की जाती है संयुक्त राष्ट्रीय पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, देखो यूएनईपी के द्वारा जो है एमिशन गैप रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है, कब, 24 अक्टूबर को 2024 को। तो हम अक्टूबर का ही करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। आई होप कि अब जो अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेल है ना, विज्ञान, इसके अलावा इंडेक्स रिपोर्ट सब हो गई। अब हम राजस्थान के ऊपर आ रहे हैं, तो भाई राजस्थान के बच्चों तैयार हो जाइए, है ना। राजस्थान समसामयिकी लेकर आपके सामने अब आ गए उसके क्वेश्चन। अब मैं ये चाहूंगी कि मैक्सिमम बच्चे जो हैं वो इसका जवाब दें, मैक्सिमम बच्चे इसका जवाब दें, है ना, मैक्सिमम। और शेयर कर दियो क्लास को, और शेयर करिए, अब सबको जवाब देना है, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन आपकी कला एवं संस्कृति का करंट अफेयर। जयपुर में निम्नलिखित में से, मतलब आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो आपके सारे सब्जेक्ट तैयार हो रहे हैं, चाहे वो आपका कहना चाहिए कि इतिहास, कला, संस्कृति हो, ज्योग्राफी हो, ठीक है, चाहे इकोनॉमी हो, सबका करंट अफेयर आप यहाँ पर पढ़ लेते हैं, है ना। सारे सब्जेक्ट आप एक बार यहाँ पर रिवाइज कर लेते हैं। चलो, जयपुर में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए शामिल नहीं है, क्या है, नहीं है पूछा है मेरे बच्चे। तो मनोभूमि में तो रणभूमि में खेलने से पहले
मनोभूमि में खेला जाता है। ठीक है, चलो अब जवाब नहीं आया सही। हाँ, किसको शामिल नहीं किया गया है मेरे बच्चे? किसको शामिल नहीं किया गया है? परकोटे को, आमेर को, जल महल को या बिरला मंदिर को? खा गए ना गच्चा। आंसर क्या है? बिरला मंदिर को। देखो इन तीनों को शामिल किया गया है आइकॉनिक टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए। बिरला मंदिर को सौरभ, चेतन अब दे रहे हैं सब लोग, क्योंकि सबने पता है क्या पढ़ा? नहीं तो पढ़ा ही नहीं, सबने है ही पढ़ा तो आमिर उत्तर दिया भाई। नहीं है, कौन सा नहीं है, ये पढ़ना था। चलो कोई बात नहीं है। विश्व विरासत परकोटा, जल महल, आमेर, नाहरगढ़ को आइकॉनिक डेस्टिनेशन बनाएंगे। इसके लिए 250 करोड़ रुपए जो है वो खर्च किए जाएंगे। और केंद्र सरकार की जो स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट डेवलपमेंट ऑफ आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर्स टू ग्लोबल स्केल है, उसके तहत ये कार्य किया जाएगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये केंद्र सरकार की टूरिस्ट जो सेंटर्स टू ग्लोबल स्केल है उसके अकॉर्डिंग जारी किया जा रहा है। तो ये जयपुर का परकोटा, ठीक है, ये आपका जल महल देखा है आपने, बिल्कुल, और ये आपका आमेर, हाँ देखा है आपने। तो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर खर्च होंगे परकोटे पर 100 करोड़, जल महल पर 100 करोड़, आमेर, नाहरगढ़ और आसपास के इलाके पर 5 करोड़ रुपए खर्च किए, 50 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जयपुर में ये आइकॉनिक डेस्टिनेशन बन रहे हैं। चलिए अब ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, है ना? आधे थे दिखा नहीं, अच्छा आप, अच्छा मैं आगे थी तो आप देख नहीं पाए, कोई बात नहीं। राजस्थान का पहला एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पर विकसित किया जा रहा है? एग्रो मतलब जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स होगा। देखो जब भी एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग की बात आ जाए, फूड प्रोसेसिंग की बात आ जाए, व्हाट इज दिस, मतलब कोई भी फूड प्रोसेसिंग या एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग की बात आ जाए, किसी भी तरीके का कोई प्रोसेसिंग की बात आ जाए, तो याद रखनी है अपने को कि कोई भी ऐसा आइटम जो रॉ मटेरियल है, बट जब उसको हम उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दें, ठीक है, और उसका जो लाइफ स्टाइल है वो मतलब उसका जो जीवन चक्र है, जीवन काल है, उसमें हम वृद्धि कर दें। फॉर एग्जाम्पल आलू है, सिंपल रॉ है ना, आलू के जीवन काल में वृद्धि करने के लिए और उसके मूल्य में वृद्धि करने के लिए हमने क्या कर दिया? लेस के पापड़ बना दिए या उसको पापड़ बना दिया। तो उसका जीवन मतलब जो आलू हमारे यहाँ शायद 10 दिन में, 12 दिन में खराब हो जाता है, वो महीने भर, 2 महीने, 4 महीने चल सकता है, और उसका पैसा भी क्या हो गया? उसके मूल्य में भी वृद्धि हो गई। तो ये फूड प्रोसेसिंग या एग्रीकल्चर प्रोसेसिंग कहलाता है। ठीक है, तो बिल्कुल सही जवाब दिया है, जोधपुर इज द करेक्ट आंसर। तो प्रोसेसिंग आप समझ गए होंगे, जीवन काल में वृद्धि और मूल्य में, कीमत में वृद्धि क्या कहलाती है? किसी भी चीज की प्रोसेसिंग में 2 चीजें होना बहुत जरूरी है। बहुत बढ़िया। तो राजस्थान का पहला एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स कहाँ पर बन रहा है? जोधपुर में। इसके साथ साथ 2-3 चीजें और याद रख लो, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब खेत बागान से सीधे फल, सब्जियां, मसाले लाए जाएंगे और यहाँ पर इन उत्पादों को क्वालिटी के अनुसार में ग्रेड में बांटा जाएगा, कोल्ड चेन तैयार करके इनको एक्सपोर्ट किया जाएगा और इनसे ज्यादा पैसा जो है वो कमाया जाएगा। चलिए, राजस्थान में एग्रो फूड पार्क, तो याद रखना आपने, मैंने इसलिए ये बताया कि ये तो एग्रो फूड कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो ये कहाँ पर है? जोधपुर में पहला बनने वाला है। यदि आपसे एग्रो फूड पार्क को लेकर आ जाए, तो एग्रो फूड पार्क की बात करूं तो 4 एग्रो फूड पार्क हैं, कोटा में, जोधपुर में, श्री गंगानगर में, अलवर में। यानी मैंने कहा कि यदि एग्रो फूड पार्क आ जाए तो कोटा, जोधपुर, श्री गंगानगर, अलवर। वही 3 कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर हैं, कहां पर? जयपुर में, जोधपुर में, टोंक में। याद रखना है, जयपुर, जोधपुर, टोंक। तो 3 चीजें हमने पढ़ी, एक तो एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स पढ़ा, एक एग्रो फूड पार्क पढ़ा, एक हमने कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर पढ़े। 3 चीजों को आपको याद रखना है। यानी मैं ये कह दूं कि अभी जैसे हमने एग्रो फूड प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स की बात की है ना, एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स की बात की, तो अगर जोधपुर आ जाए तो यहाँ पर क्या है आपका? एग्रो फूड कॉम्प्लेक्स। ठीक है, याद रखना है, भूलना नहीं है। वहीं यदि एग्रो फूड पार्क की बात आ जाए तो देखो, एग्रो फूड पार्क हमने देखा था कोटा में, श्री गंगानगर में, ठीक है, उसके साथ हमने बात की थी अलवर में और जोधपुर में। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि कोटा में, ठीक है, दूसरा पेन ले लेते हैं, ठीक है, कोटा में, उसके बाद हमने देखा श्री गंगानगर में, ठीक है, उसके बाद आपका अलवर में, ठीक है, उसके बाद आपका जोधपुर में। यहाँ पर आपके क्या है? 4 एग्रो फूड पार्क है। ठीक है, एग्रो फूड पार्क है।
वहीं यदि आपसे बात आ जाए क्लस्टर की, एग्रीकल्चर क्लस्टर की बात आ जाए, बिल्कुल एग्रीकल्चर क्लस्टर की यदि बात आ जाए तो देखो हमने एग्रीकल्चर क्लस्टर पढ़े हैं टॉक में, जोधपुर में और जयपुर में, अभी देखा है। तो अगर एग्रीकल्चर क्लस्टर की बात आ जाए तो टॉक आपका, जयपुर आपका और जोधपुर आपका, यहाँ पर एग्रीकल्चर क्लस्टर है ना। यानी मैं कहूँ कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर। तो आपने याद रखना है, आपने याद रखना है कि जोधपुर में तीनों चीज हैं, एग्रो फूड कॉम्प्लेक्स भी बन गया, जोधपुर में एग्रो फूड पार्क भी बन गया और जयपुर में कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर भी बन रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए एग्रो फूड पार्क 4 जगह, पहले श्रीगंगानगर, फिर अलवर, फिर यहाँ पर जोधपुर, फिर यहाँ पर कोटा, ठीक है। उसके बाद कृषि प्रसंस्करण आ जाए तो आपका यहाँ पर जयपुर, यहाँ पर जोधपुर, यहाँ पर कोटा, आप सॉरी टोंक, आप ये याद रखेंगे। यहाँ पर आपसे जो है वो गलती या मिस्टेक नहीं होगी। तो आई होप कि तीनों चीजों को लेकर जो कंफ्यूजन होता है अब विद्यार्थियों को नहीं रहेगा। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जल्दी से जुड़िए। अभी क्या है, मुझे लगता है कि आप लोग अभी जुड़े नहीं हैं, जल्दी से जुड़िए। एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मारुति सुजुकी इंडिया के सहयोग से कितने फ्लेक्सी बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? बिल्कुल, हाँ जी। तो मैंने इसीलिए तीनों चीजों को बताया कि अंत में आपको कंफ्यूजन ना रहे, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन हो जाता है, इसलिए तीनों चीजें एक साथ अलग अलग बता दी कि जिससे कि कंफ्यूजन ना रहे। भाई अपन बात करें 4 एग्रो फूड पार्क की, तो ऊपर से शुरू करेंगे, जोधपुर है ना, उसके बाद अपन आ जाएंगे जयपुर, ठीक है, उसके बाद अपन आ जाएंगे कोटा और उधर जोधपुर, ठीक है, चारों हो गए अपने। अगर कृषि प्रसंस्करण आ गया तो जयपुर हो गया अपना, टॉक हो गया और जोधपुर हो गया। वहीं यदि अपना आ जाए जयपुर जो क्लस्टर अपना, सॉरी ये जो एग्रो क्लस्टर बना है तो जोधपुर हो गया। तो सारी चीजें बिल्कुल क्लियर है। बच्चों ने अभी तक सही जवाब नहीं दिया है, इसका सही आंसर क्या है? 10,000। तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड और मारुति सुजुकी, याद रखना, इन दोनों ने कोलैबोरेशन किया है। इस कोलैबोरेशन से कुछ फ्लेक्सी बायोगैस संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं राजस्थान में। वो टोटल 10,000 हैं, याद रखना है। कितने हैं? 10,000 हैं, याद रखना है। चलिए एक और क्वेश्चन, राजस्थान का पहला क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल कौन होता है? मगरमच्छ, है ना। तो मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ कोट पैंट पहन के, मगरमच्छ के आंसू मत बहाइए कोट पैंट पहन के। अरे पुरेंद्र जी थैंक यू वो कह रहे हैं आपकी वजह से ही 2 बार प्री क्लियर हुआ है। अरे थैंक यू थैंक यू चलिए तो क्वेश्चन है, मगरमच्छ पार्क कहाँ पर है? देखो मैंने हिंट दे दी कि कोट पैंट पहन के जो है मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ तो क्या है? बिल्कुल बढ़िया, कोटा इज दी करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, कोटा जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। चलिए और लोग जुड़िए, अभी जो है वो विद्यार्थी हमारा हमसे जुड़ नहीं पाया है। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, उससे पहले हम देख लेते हैं कि देश का पहला क्रोकोडाइल पार्क जो है वो देवली अरब पर स्मृति वन के निकट 2.5 हेक्टेयर भूमि पर जो है वो विकसित किया जाएगा। इसकी अनुमानित कीमत 1.28 करोड़ होगी। अच्छा ये क्यों विकसित किया जा रहा है? क्योंकि कोटा में जो चंबल चंदलोई किशोरपुरा तालाब है वहां पर कई बार क्या होता है, बारिशों के टाइम में मगरमच्छ निकलकर बाहर आ जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए वहां पर मगरमच्छ पार्क बना रहे, क्योंकि एक तो मगरमच्छ है भी बहुत ज्यादा वहां पर। तो अगर ऐसा कुछ भी होगा तो हम उस मगरमच्छ पार्क में ही मगरमच्छ देख सकते हैं। तो वो पर्यटन की दृष्टि से भी हमारे लिए मतलब बहुत ज्यादा अच्छा हो गया। प्लस ये जो मगरमच्छ वाली समस्या देखने को मिलती है तो उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। तो क्या होता है कि चंबल में चंदलोई किशोरपुरा तालाब समेत जो रायपुरा नाले है उसमें बड़ी संख्या में मगरमच्छ पाए जाते हैं और बारिश के टाइम में ये स्थिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, बहुत ज्यादा खतरनाक सी हो जाती है ना। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए पार्क बना रहे हैं कि वैसा कुछ होगा तो वहां डाल देंगे, ठीक है विनीत कह रहे हैं कि किशोरपुरा तालाब तो मेरे पास है, फिर तो आपने क्रोकोडाइल देखा होगा अच्छे से, है डर वर तो नहीं लगता चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, महाभारत कालीन शैल चित्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा। हरविंदर बाड़मेर जी ने एक जवाब आया है, पर बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाल ही में झालावाड़ के कांठल के जंगलों में हजारों वर्ष पुराने पांडवों के शैल चित्र मिले हैं, ठीक। इन शैल चित्रों की खोज जिले के पर्यावरणविद मंगल मेहता ने की है। ये तो बिल्कुल सही है।
पर ये थोड़ा-सा गलत हो गया, क्यों गलत हो गया? क्योंकि भाई कांठल जो है वो झालावाड़ में नहीं है, वो तो आपका प्रतापगढ़ में है। तो मैंने कहा ना ऐसे क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा जो है अपनी आँखें और कान और अपना दिमाग खुला रखना है, ठीक है? तो ये क्या हो गया, आपका ऑप्शन गलत हो गया, कांठल हालाँकि फिर भी सही है। देखिए ये आपका इतिहास, कला, संस्कृति का जो है वो करंट अफेयर है। याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट आपके लिए है। बहुत सारे विद्यार्थी बोल रहे हैं, सौरभ बोल रहे हैं, दीपिका बोल रही है, लोकेश, ब्लीस, बहुत सारे। तो सही विकल्प केवल दूसरा जो है वो है, केवल दूसरा इसमें सही है। थोड़ा-सा इसके बारे में देख लेते हैं, किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो देखिए इस तरीके के शैल चित्र बने हैं, यहाँ पर सबसे आगे एक महिला जो है वो जा रही हैं, है ना? उनके पीछे जो है वो ये 5 लोग जा रहे हैं, जिनको ये कहा जा रहा है कि ये जो है 5 पांडवों को जो अज्ञातवर्ष मिला था उसी से संबंधित है। आगे मतलब जो है द्रौपदी हैं और 5 फिर युधिष्ठिर हैं, फिर उसके बाद जो है मतलब इस तरीके से 5 जो हैं बिल्कुल मतलब ये पांडवों की निशानी है। इसको जो है तो ये प्रतापगढ़ के जंगल हैं जिसमें पांडवों के 1000 साल पुराने शैलचित्र जो हैं वो मिले हैं। ये जो शैलचित्र है स्वयं पांडवों ने उत्कीर्ण किए हैं ऐसा कहा जा रहा है, या फिर हो सकता है कि महाभारत कथाओं से प्रेरित होकर गुफा में जो मानव होंगे प्रागैतिहासिक काल के, उन्होंने ये बनाए होंगे। जिले के पर्यावरणविद हैं मंगल मेहता जी, जिन्होंने कहा है कि जंगल में कुछ शैलचित्र ढूंढे और कहा कि इसमें आगे एक महिला है, उनके पीछे 5 पुरुष जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पांडवों का जो है वो थोड़ा उसको बताता है। तो देख लिया आपने। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी जो हैं जुड़े और उत्तर दें, बड़ा अच्छा लग रहा है। आ रहे हैं बच्चे, ऐसे ही आएँ। चलिए एक और क्वेश्चन, कांठल देखकर सही कर दिया, झालावाड़ नहीं देखा, यही तो देखना है ना, इसीलिए तो हम बैठे हैं। यही इसीलिए तो हम आपको एमसीक्यू सीरीज लेकर आए हैं। चलिए, राजस्थान के पूर्व मंत्री बनवारी लाल शर्मा जी का हाल ही में निधन हुआ है। वे राज्य में कहाँ से हैं? अब ये इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि ये लगातार जो है वो विधानसभा में आए हैं, ठीक है? तो इसीलिए जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया, है ना? इनका हाल ही में निधन हुआ है, बहुत बड़ी पर्सनैलिटी हैं ये, ठीक है? चलिए जयपुर, जोधपुर, कोटा और धौलपुर, तो बहुत सारे विद्यार्थी, क्या एक भी विद्यार्थी ने सही जवाब दिया है? ईशू ने, प्रियंका ने, मिंटी जयपुर ने, अभी ने, बिल्कुल सही, जोधपुर से थे ये, ठीक है? बनवारी लाल जी कहाँ से थे? जोधपुर से थे, बहुत बढ़िया। तो ये सॉरी धौलपुर जिले से थे। इनका जन्म 1 दिसंबर 1940 को हुआ था और वे 84 ईयर्स के थे। ये राजस्थान के चौथी विधानसभा में 1967 में पहली बार विधायक बने, उसके बाद ये लगातार 5 बार जो है वो विधायक बनकर राजस्थान की विधानसभा में रहे हैं, 1967 से 2008 तक। इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ये पर्सनैलिटी, चर्चित पर्सनैलिटी, यहाँ से क्वेश्चन आपसे बन सकता है किसी भी तरीके से। भाई बनवारी लाल शर्मा जी के संदर्भ में निम्न कथन दिए गए हैं, जैसे उन्होंने पूछा बनवारी लाल शर्मा जी के संदर्भ में निम्न कथन दिए गए हैं। पहला कथन, ये धौलपुर जिले से थे राजस्थान के। दूसरा कथन कि ये राजस्थान की विधानसभा में कुल 5 बार जो है वो विधायक रहे हैं, ठीक है? इनका विधायकी का समय 1967 से 2008 था। प्लस एक और कथन हो सकता है कि सबसे पहले ये 1967 में जो है विधायक चुनकर आए थे। तो चारों ही ऑप्शन क्या है, चारों ही कथन क्या है, एकदम सही है। तो मेरा मानना है कि यहाँ से किसी भी तरीके, देखो ये तो हमने बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई वो किस जिले से थे, बट क्वेश्चन कथन में भी तो पूछे जा सकते हैं। तो एटलीस्ट वो 4-5 जो इन्फॉर्मेशन है मेन किसी भी पर्सनैलिटी के बारे में, किसी भी स्थान को हम पढ़ रहे हो तो वो हमें पता होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो ये बनवारी लाल शर्मा जी हैं। चलिए, कृत्रिम गर्भाधान से वेरी इंपॉर्टेंट एक और क्वेश्चन। इससे पहले हमने कुछ इंडेक्स पढ़ी थी। इंडेक्स में मैंने कहा था आपकी एक तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स है और इसके साथ साथ मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये दोनों इंडेक्स आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आज की क्लास में राजस्थान के करंट अफेयर से एक और बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। इसके संदर्भ में जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हो सकती हैं हमें पढ़नी पड़ेंगी, क्योंकि किसी भी तरीके का क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। कृत्रिम गर्भाधान से गौड़ावन अब दिखाऊंगी मैं कैसे होता है, पक्षी होता है, के जन्म के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने कहा कि ये पक्षी होता है, इनके संदर्भ में हमने पढ़ा भी होगा, इसको अभी देखेंगे वो भी, है ना? बहुत सारे विद्यार्थी का जवाब आ भी गया है। राजस्थान के जैसलमेर में सुदासरी स्थित ब्रीडिंग सेंटर है, वहां में
कृत्रिम गर्भाधान से गौड़ावन का जन्म हुआ है। ये क्या है कथन? बिल्कुल सही है। गौड़ावन को कृत्रिम गर्भाधान से उत्पन्न करने वाला भारत विश्व का पहला देश बन गया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो गया है। बहुत बढ़िया, है ना? बहुत सारे विद्यार्थियों ने सही आंसर दिया है। बिल्कुल, दोनों ही कथन इसमें सही हैं। यहाँ से क्वेश्चन मैंने कहा कि पूछे जा सकते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो गया है। यहाँ से आपसे क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, तो जैसलमेर के सरी गोड़ावन ब्रीडिंग सेंटर है, उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जिसे एआई कहते हैं या कृत्रिम गर्भाधान से गोड़ावन के बच्चा पैदा हुआ है। ठीक है, ऐसा करने वाला भारत दुनिया का पहला देश बन गया और अब इस प्रक्रिया से लुप्त होने जा रही जो दुर्लभ प्रजाति है, कह रहे हैं कि उसको बचाया जा सकेगा क्योंकि अभी भी ये जिंदा है। विच इज़ वेरी वेरी अच्छा। एक बात बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो गोड़ावन है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर, राजस्थान में गोड़ावन जो पक्षी है वो सबसे ज्यादा कहाँ पर देखने को मिलता है? बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जवाब देंगे, है ना? काफी अच्छे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं। बताएं, गोड़ावन के लिए कौन से जिले में जो है एक मतलब सबसे ज्यादा कौन से जिले में गोड़ावन पक्षी पाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बताएं। डीवाई चंद्रचूड़ समिति, ठीक है, बताओ। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, एक जवाब आ गया है जैसलमेर में, बहुत बढ़िया। तो इससे रिलेटेड कुछ कुछ जो भी इंफॉर्मेशन है हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो जैसलमेर में गोड़ावन की संख्या 173 है, जिसमें से 128 गोड़ावन तो कहा जा रहा है कि फील्ड में है और 45 गोड़ावन जो है वो ब्रीडिंग सेंटर में। तो अब कह रहे हैं ये जो दुर्लभ होती हुई प्रजाति है, ये क्यों दुर्लभ है, इसके बारे में भी हमें चर्चा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जैसलमेर का जो डेजर्ट नेशनल पार्क है, ये आपका आया हुआ है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि डेजर्ट नेशनल पार्क निम्न में से कहाँ पर बनाया गया है। बिल्कुल, ये क्वेश्चन आपका परीक्षा में पूछा जा चुका है। तो याद रखना, ये जैसलमेर में है और यहाँ पर ये किस लिए मशहूर है? क्योंकि यहाँ पर गौड़ावन पक्षी जो है वो पाया जाता है। गौड़ावन पक्षी कौन सा है? वो पक्षी जो कि लुप्त होने की कगार पर है। तो सबसे संरक्षित इलाका जो है उसका माना जाता है, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके से ये पहले ये पक्षी पैदा हुआ, उसके बाद ये इतना बड़ा हो गया और अब इसकी जो वीडियो रिलीज करी गई है वहां से बड़ी ऐसी घूमते हुए, मतलब ये अभी जिंदा है। एक तो ये ना कि जिंदा है, अच्छे से है, ठीक है। तो घोड़ावन घटे क्यों, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था एक पर आरएएस की ही और उसकी जैसी कुछ परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो एक तो ब्रिटिश शासन में इसका लगातार शिकार किया गया, प्लस शुरुआती 3 महीने में जो बड़े वर्ड्स होते हैं वो इन चूजों का शिकार कर लेते हैं, इसलिए इनकी संख्या घटी है। प्लस फसलों में जहरी की खाद, जिसकी जो आपका क्वेश्चन बना था ना वो यहाँ से बना था। यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरएस में, है ना, कि गोड़ावन की जो संख्या है वो क्यों कम हुई है। तो कहा गया था कि फसलों में जो जहरीली खाद डाली जाती है उसकी वजह से इनकी संख्या लगातार कम हो रही है। ओरण भूमि और हरित क्षेत्र में कमी आई है, बिल्कुल सही है। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ने से इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। क्रिटिकल जो मोर्टेलिटी है उसको ये सहन नहीं कर पाते, प्लस रेडिएशन हाई टेंशन लाइन से भी इनकी लगातार मृत्यु होती है। तो मेनली जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने कहा कि ये क्वेश्चन आपसे ऑलरेडी पूछा जा चुका है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको याद रखिएगा। तो गोड़ावन को लेकर हमने देखा कि गोड़ावन क्यों हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हो गया है। तो मैंने कहा था कि इसलिए हो गया है क्योंकि ये भारत में पहला ऐसा विश्व में देश बन गया जिसने कृत्रिम गर्भाधान से जो गोड़ावन को प्रस्तुत किया है। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, जवाब दें। राजस्थान के किस शिल्पकार ने सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की नई प्रतिमा बनाई है? अब तक हम कहते थे ना कानून तो अंधा है, कहते थे कि नहीं कहते थे? कानून तो अंधा है, कानून क्या सुनेगा क्या देखेगा, लेकिन अब कानून अंधा नहीं रहा, याद रखिएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया आंसर आ गया है हमारे पास। तो इसका सही आंसर है विनोद गोस्वामी। तो अब याद रखना, कानून अंधा नहीं रहा है। कानून की आंख पे जो पट्टी होती थी वो अब हटा दी गई है। कानून के हाथ में अब संविधान की किताब दी गई है और इस मूर्ति को बनाने वाले शिल्पकार हैं विनोद जी। अब इसमें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है वो ये कि विनोद जी राजस्थान से नहीं है, बल्कि हैं वो यूपी से, लेकिन राजस्थान उसकी उनकी कर्म भूमि रही है, इसलिए यहाँ से क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। मैं फिर कह रही हूँ, विनोद गोस्वामी जी को लेकर जो बच्चों के कंफ्यूजन है वो याद रखना, बिल्कुल याद रखना कि ये जयपुर इनकी कर्म भूमि रही है। ये है तो मथुरा यूपी से, तो इनका
ये पैदा राजस्थान में नहीं हुए, याद रखना है ये। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चलिए, तो बहुत सारे बच्चों ने बताया कि तलवार अब उनके हाथ से हटा दी गई है, अब उनके हाथ में दी गई है संविधान की किताब। चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के आदेश पर ऐसा किया गया। उन्होंने कहा कि अब नई मूर्ति जो है उसको बनाया जाए, जिसे विनोद गोस्वामी जी ने बनाया। पहले न्याय की देवी की मूर्ति जो थी उसमें बाएं हाथ में तलवार हुआ करती थी, उसे हटा दिया गया और तलवार की जगह अब क्या दिया गया, संविधान। ये सारे ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। प्लस विनोद गोस्वामी एक जाने माने चित्रकार हैं, ये दिल्ली में अभी आर्ट जो कॉलेज ऑफ आर्ट है उसमें प्रोफेसर हैं। हालांकि राजस्थानी और ब्रज शैली के मेल से ये भित्ति चित्रों के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है, याद रखना। ये उत्तर प्रदेश से है ना, ये राजस्थान से नहीं है। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये कंफ्यूजन था, ये क्लियर हो गया होगा। लेकिन याद रखना कि इन्होंने जयपुर में अपना करियर शुरू किया था, इसलिए इनका जयपुर से, राजस्थान से इनका जुड़ाव है। अब देखो, तो अब पट्टी हट गई बिल्कुल, है ना, अब पट्टी नहीं है यहाँ पर। प्लस संविधान की पुस्तक जो है वो इनके हाथ में आ गई है, और ये तो खैर हम होती ही थी। तो ये भी अब न्याय अब क्या होगा, बराबर होगा, अब टेढ़ा मेढ़ा न्याय नहीं होगा। तो व्हाइट कलर की मूर्ति है, याद रखना, सफ़ेद कलर की। प्लस अब इनके आंखों में पट्टी नहीं रही, प्लस संविधान की पुस्तक आ गई है, और जो है वो तराजू तो है ही। तो अब अगर इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आ गया तो अब सॉल्व कर देंगे। ठीक है, विनोद गोस्वामी जी को लेकर आ जाए, या जो किसने किसकी कहने पर ऐसा किया गया, डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के कहने पर, तो ऐसे भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम हल कर लेंगे। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो हैं वो किसको बनाया गया है, बताओ जल्दी। किसको बनाया गया और किसकी जगह बनाया गया है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी किनको बनाया गया है? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बच्चों ने जवाब दे दिया है, नवीन महाजन। देखिए, इस तरीके के क्वेश्चन आपसे आते हैं। सीनियर आईएएस ऑफिसर हैं, और प्रवीण जी की जगह जो है इन्होंने बिल्कुल कार्यभार संभाला है, तो एक काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाते हैं। अच्छा, ये बताओ, राजस्थान के लोकायुक्त कौन है, जल्दी बताओ फटाफट। लोकायुक्त कौन है राजस्थान के? राजस्थान के लोकायुक्त कौन है, जवाब दें जल्दी। नहीं 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 नहीं, राजस्थान के लोकायुक्त कौन है, जवाब देंगे, है ना? ये बिल्कुल सही है, नवीन महाजन जी। इनके बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा सा निर्वाचन आयोग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? इसी में से है क्या, इसी में से है क्या कोई? हाँ, बिल्कुल सही। अगर आ जाए लोकायुक्त को लेकर, तो प्रताप कृष्ण लोहरा जी क्या है, हमारे लोकायुक्त है राजस्थान के। ठीक है, इसलिए मैंने आपसे पूछा ये राजस्थान के, तो ये क्वेश्चन भी, क्योंकि इन्होंने अपनी रिपोर्ट अभी विधानसभा में रखी है, तो हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। भाई, बहुत लेटेस्ट सा है, अक्टूबर में इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट है वो अभी विधानसभा में रखी है, इसलिए हो सकता है कि उससे जुड़ते हुए क्वेश्चन आरपीएससी पूछ ले कि भाई राजस्थान के लोकायुक्त कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा जी, और मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है, नवीन महाजन। तो याद रखना, इसको याद कैसे करेंगे अपन, ना से निर्वाचन, नैसा नवीन, नवीन महाजन निर्वाचन अधिकारी, नवीन महाजन निर्वाचन अधिकारी, याद रखेंगे। चलो, लोकायुक्त की बात आ जाए, लैसे लोकायुक्त, लैसे लोहरा जी, याद रख लेंगे, लैसे लोकायुक्त, लैसे लोहरा जी, तो याद रहेगा हमें। चलिए, तो थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं हम। प्रमुख सचिव है नवीन महाजन जी, जो कि राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो है वो बने हैं। ठीक है, इन्होंने प्रवीण गुप्ता, जैसे मैंने अभी बताया, इन्होंने प्रवीण जी का जो है वो क्या लिया है, बिल्कुल नीतू जी गुड मॉर्निंग, इन्होंने प्रवीण जी का स्थान लिया है। और प्रवीण गुप्ता इस पद पर जुलाई 2020 से तैनात थे, और वो अभी 2024 में जाकर क्या हो गए, बिल्कुल बिल्कुल अब ये जो है वो रिटायर हो गए। और नवीन महाजन जी है वो 1997 के आईएएस अधिकारी हैं। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग की यदि मैं बात करूं, तो ये राजस्थान राज्य में गठित एक स्वायत्त और वैधानिक निकाय है, और संवैधानिक निकाय है, याद रखना, ये एक संवैधानिक निकाय है। ठीक है, क्यों? क्योंकि संविधान में इसका जो है वो जिक्र है, संविधान के अनुच्छेद 243 के में और जेड ए में। अच्छा, एक राज्य वित्त आयोग बताओगे, राज्य वित्त आयोग संविधान के किस आर्टिकल में है, राज्य वित्त आयोग किस में है? अगर मैं कहूँ राज्य वित्त आयोग की बात है, स्टेट फाइनेंस कमीशन होता है ना, स्टेट फाइनेंस कमीशन, कमीशन। अच्छा बताओ, किस में, कौन से आर्टिकल में है? राज्य वित्त आयोग कौन से आर्टिकल में है, कौन से आर्टिकल में है राज्य वित्त आयोग? बिल्कुल 243 आय वाय,
नहीं, आई जे नहीं है सर, आई वाई है, आई और वाई है ना, याद रखना वो है आपका 243 आई वाई। तो आप क्या क्या होता है, कई बार विद्यार्थी कंफ्यूजन हो जाता है। अगर राज्य वित्त आयोग आए तो आई बाई, केंद्र का 280 है, ठीक है। और यदि राज्य चुनाव आयोग आए तो आपका के जेड ए है, याद रहेगा। मैंने कहा यदि राज्य वित्त आयोग आ जाए, स्टेट फाइनेंस कमीशन आ जाए, ये कुछ चीजें क्या कंफ्यूजन वाली होती हैं। स्टेट, अच्छा इसको हम याद करा देते हैं कि कैसे करेंगे। आय मतलब इनकम और आय का उल्टा बाय, तो याद रख लेते हैं इनकम वाला किस में होगा, आई में, ठीक है। इनकम वाला किस में होगा, आई में, और आई का से मिलता हुआ वाई। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन हमें याद हो गया, आई वाई, आई मतलब इनकम, तो फाइनेंस वाला 243 आई वाई। और यदि आपका क्वेश्चन आ जाए है ना राज्य चुनाव आयोग को लेकर, तो राज्य चुनाव आयोग किसमें है, वो है आपका स्टेट इलेक्शन कमीशन। तो एक तो स्टेट फाइनेंस कमीशन, एक स्टेट इलेक्शन कमीशन, दोनों एक जैसे लगते हैं पर विद्यार्थी जो कंफ्यूजन में आ जाता है। तो 243 के है और 243 जेड ए है। अब तो नहीं भूलेंगे 243 के और जेड ए को, अब आप कंफ्यूजन नहीं रखेंगे। ए से आप के से याद कर सकते हैं कि जो हमारा निर्वाचन आयोग का है वो किस में है, बिल्कुल है ना, टाइपिंग ही नहीं हो रही है जल्दी ठंड में, हो ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। राजस्थान राज्य चुनाव आयोग शहरी स्थानीय निकायों जैसे नगर पालिकाओं के, नगर निगमों के, पंचायतों के भारत के चुनाव आयोग द्वारा निर्दिष्ट किसी भी अन्य के लिए चुनाव कराने के लिए कार्य करता है। राजस्थान राज्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राजस्थान के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर क्या समझेंगे, मुख्यमंत्री। तो अगर देखना कथन में मुख्यमंत्री आ जाए तो कंफ्यूजन नहीं रखना, क्योंकि ये मुख्यमंत्री जी के द्वारा नहीं की जाती, क्योंकि ये संवैधानिक निकाय है। तो यहाँ पर जो है नियुक्ति वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है, याद रखेंगे, कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा, बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रखना है। तो मेरे हिसाब से अब कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आय वाय तो वैसे याद रख लो ना, आई फॉर इनकम, और के का मतलब हम तो जैसे याद कराते हैं वो ऐसे, के फॉर मतलब के है ना, चुनाव के लिए जो है वो के, तो चुनाव के लिए हमारा 243 के। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनाई गई है। ये भी आपके लिए थोड़ी अच्छी है, थोड़ी अच्छी जानकारी है, यहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना है ना। हटाने, बिल्कुल 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 सही बात है। इसका गठन 14 अक्टूबर 2024 को किया गया था, बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य राजस्थान के वित्त, आर्थिक प्रबंधन, बुनियादी ढांचे और कृषि क्षेत्रों का विकास करना है। ये जो इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनाई है उसका बिल्कुल यही है उद्देश्य। इसका गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया था, बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये मुख्य सचिव नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि ये जो राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स बनी है इसके अध्यक्ष कौन होंगे, तो याद रखना सीएम साहब इसके अध्यक्ष होंगे, ना कि चीफ सेक्रेटरी साहब अध्यक्ष रहेंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, है ना। इन बढ़िया क्वेश्चंस को आपको ध्यान रखना है। सही विकल्प का चयन कीजिए, केवल 1 और 3 हमें पता है पहला और दूसरा ही सही है। तीसरा क्यों गलत हो गया, क्योंकि इसने कह दिया है कि अध्यक्ष मुख्य सचिव होगा, और मुझे पता है कि अध्यक्ष मुख्य सचिव नहीं होते बल्कि इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया, सीएम साहब को बनाया गया है। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं हम कि इसका गठन जो है 14 अक्टूबर 2024 को हुआ है, बिल्कुल सही। इसका उद्देश्य हमें पता है वित्त, आर्थिक प्रबंध और बुनियादी ढांचे, कृषि का विकास करना। याद रखना मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इसे गठित किया गया है। इसके साथ साथ ये जो बजट बनाया गया हमारा 2024-25, वहां पर इस टास्क फोर्स के गठन की बात कही गई थी कि हम एक टास्क फोर्स लेकर आएंगे जो कि सब प्रबंधन के लिए, फाइनेंस के बजट के लिए कार्य करेगा। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इसके उपाध्यक्ष कौन है, मुख्य उप मुख्यमंत्री इसके उपाध्यक्ष होंगे। याद रखना इसके यहाँ पर हो सकता है कि इस बार तो मैंने अध्यक्ष लिख दिया लेकिन उपाध्यक्ष से क्वेश्चन आ जाए, तो उपाध्यक्ष जो है वो उप मुख्यमंत्री हैं, है ना। उपाध्यक्ष कौन होंगे, उप मुख्यमंत्री वित्त, यानी दिया मिर्जा, सॉरी दिया कुमारी जी जो है चलो एक थोड़ा सा फनी सा जोक था ये। तो दिया कुमारी जी जो है वो इसकी क्या होंगी, उपाध्यक्ष होंगी। सदस्य सचिव, इसमें जो सचिव वित्त होंगे वो इसके सदस्य सचिव होंगे। इसमें कुल 5 सदस्य होंगे,
ठीक है, नामित। इसके अलावा इसका कार्यकाल 2028 तक रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन भी आपसे कथन में पूछा जा सकता है कि ये जो क्योंकि ये, हाँ, ये तो मैंने ऐसे ही कि आपका अटेंशन जानने के लिए, आपका अटेंशन प्राप्त करने के लिए कि आप सानिया मिर्जा पर कमेंट करोगे या नहीं करोगे क्योंकि ये सानिया मिर्जा नहीं है ना, ये कौन है ना, ये दिया मिर्जा है ये दिया कुमारी है ना। तो आपका अटेंशन पाने के लिए बोला था। चलिए, तो इसकी बैठक कम से कम एक बार जो है वो की जाएगी। ठीक है, इस टास्क फोर्स के द्वारा आर्थिक क्षेत्रों की पहचान इत्यादि की जाएगी। तो इसका एक बार इसमें इसका कार्यकाल, और आप देखेंगे कि अगर क्वेश्चन यहाँ पर कहीं ना कहीं कार्यकाल को लेकर आ जाए तो याद रखना 2028 तक ये जो टास्क फोर्स है वो अपना कार्य करेगी, इसका कार्यकाल रहेगा, याद रहेगा। तो एक राजस्थान इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स जो है वो गठित की गई है। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार आए हैं। पढ़ो फटाफट और जवाब दो, पढ़िए फटाफट। भाई, मेरा पढ़ाने से ज्यादा मेरे लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको याद हो जाए कि जो मैंने पढ़ाया है बस, और सारी चीजें यहाँ भले ही मैं एक दिन में 30, मतलब एक क्लास में अपन 30 क्वेश्चन ले रहे हैं, 25 से 30 क्वेश्चन हम ले रहे हैं, लेकिन मैं ये चाह रही हूँ कि वो 25-30 क्वेश्चन आपके दिमाग में भी छप जाएं। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है सर, बिल्कुल। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में विशेष उल्लेख, स्पेशल मेंशन के साथ सर्वश्रेष्ठ संस्थान स्कूल या कॉलेज के अलावा राजस्थान के किस संस्थान को मिला है? याद बताओ, सर्वश्रेष्ठ संस्थान का जो पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है? बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दे दिया, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी झुंझुनू को मिला है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कल्पेश जी, ब्लेजर जी, प्रियंका जी ने गलत जवाब दे दिया है, कल्पेश जी ने बिल्कुल सही दिया है। ठीक है ना, रीना ने बहुत सही आंसर दिया है। चलिए, तो 5वां राष्ट्रीय जल पुरस्कार हम देख लेते हैं कि केंद्र द्वारा 5वां जो राष्ट्रीय जल पुरस्कार है उसकी घोषणा की गई थी 14 अक्टूबर को। इसके तहत 9 श्रेणियां जो रखी गई थी जिसमें 38 विजेताओं को पुरस्कार मिले थे। वैसे इसके अंतर्गत सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, इस तरीके के जो है वो पुरस्कार दिए जाते हैं। अब राजस्थान की यदि मैं बात करूं, राजस्थान को इस श्रेणी में जो है पुरस्कार मिला है। ठीक है, किसमें? सर्वश्रेष्ठ संस्थान स्कूल या कॉलेज के अलावा इस श्रेणी में क्या मिला है? पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो किसको मिला है? यदि मैं बात करूं तो गवर्नमेंट, एक तो शैक्षिक संस्थानों में जल प्रबंधन में सर्वश्रेष्ठ स्कूल के लिए तो गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल सीकर राजस्थान को मिला है। इसके अलावा राजस्थान के बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी झुंझुनू को विशेष उल्लेख के साथ सर्वश्रेष्ठ संस्थान में नामित किया गया है। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने दोनों की, हो सकता है बिरला इंस्टीट्यूट से क्वेश्चन ना पूछा जाए, आपसे क्वेश्चन पूछा जाए जो आपके शैक्षिक संस्थानों में जल प्रबंधन में जो सर्वश्रेष्ठ स्कूल है उसको लेकर। तो याद रखना, सर्वश्रेष्ठ स्कूल के लिए किसको पुरस्कार मिला है? गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल सीकर राजस्थान को। और यदि स्कूल कॉलेज के अलावा स्पेशल कैटेगरी में अवार्ड किसको मिला है? बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी झुंझुनू को। दोनों याद रहेंगे, कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, यानी 5वें जल पुरस्कार को लेकर कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, राजस्थान की 2 प्रमुख संस्थाओं को यहाँ से अवार्ड मिले, दोनों में से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, वीर गाथा प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह राजस्थान के शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया है। यह प्रोजेक्ट देशभक्ति की भावना जगाने के लिए 17 अक्टूबर को राज्य के स्कूलों में शुरू होगा, या शुरू हुआ मतलब एक तरीके से। तो सही विकल्प बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? जवाब दें। आप लोग जवाब नहीं दे रहे, क्या चक्कर है? जवाब देना छोड़ दिया अब आपने? ठीक है, हाँ, जवाब देना छोड़ दिया, जवाब दे। और जो हमारे विद्यार्थी हैं वो अभी जवाब नहीं दे रहे हैं, जवाब दें। काफी सारे बच्चे जुड़े हुए हैं अभी तो, पर आंसर नहीं कर रहे। चलो, एक का आंसर आया, दोनों ही इसमें बिल्कुल सही है। तो शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया, बिल्कुल सही है, और इसमें देशभक्ति की भावना जगाने के लिए कार्य किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को शौर्य पुरस्कार प्राप्त वीरों की वीरता और बहादुरी के बारे में बताना। तो हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए, आपको पता होना चाहिए। चलिए, एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, राजस्थान नारी शक्ति रत्न 2024 प्रदान किए गए हैं अक्टूबर में। वसीम जी, कल्पेश जी, राजेश जी, नीतू जी, जवाब दें। राजस्थान के राज्यपाल द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए
21 महिलाओं को 14 अक्टूबर को राजस्थान नारी शक्ति रत्न पुरस्कार या रत्न जो है 2024 से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा दिया जाता है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पर विद्यार्थी इसका गलत जवाब दे रहे हैं। मिंटी, आपने गलत जवाब दिया है, क्योंकि पहला तो सही है बच्चे, लेकिन दूसरा सही नहीं है। ये पुरस्कार महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता, नहीं दिया जाता। तो सही आंसर है, सही विकल्प पूछा है, केवल एक इसका सही जवाब है। तो भाई ये महिला एवं बाल विकास के द्वारा नहीं दिया जाता, तो किसके द्वारा दिया जाता है? याद रखना, ये महिला सुरक्षा मंच के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? महिला सुरक्षा मंच के द्वारा दिया जाता है। तो रणभूमि में खेलने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। हाँ, कि हमारा जो मन है वो एकदम से सही आंसर के लिए रेडी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बताया, विमेन सेफ्टी फोरम के द्वारा दिया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन, तो हम कोशिश ये करते हैं कि आपको हर तरीके के क्वेश्चन के लिए तैयार कर दें कि पूरे अस्त्र शस्त्र वस्त्र सब पहनकर आप युद्ध भूमि में लड़ने जा रहे हो, है ना। चलिए एक और क्वेश्चन, बड़ा प्यारा क्वेश्चन आ गया है आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाल ही में राजस्थान में चर्चा में रहा ऑपरेशन कवच किस क्षेत्र से संबंधित है? जवाब दें। बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, जवाब दें कि अभी ऑपरेशन कवच जो है वो काफी चर्चा में रहा था, ये किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से, शिक्षा से, परिवहन से या पर्यावरण से? ऑपरेशन कवच, कवच 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 नहीं, स्वास्थ्य से नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं है। ये है परिवहन से संबंधित। याद होना चाहिए कि क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय के द्वारा राज्य में 8 अक्टूबर 2024 से अवैध वाहनों के खिलाफ अवैध ऑपरेशन कवच जो है वो शुरू किया गया था। अवैध वाहनों के खिलाफ मतलब ऐसे वाहन जो कि अवैध हैं, है ना, है ना, या तो उनका वैलिडिटी खत्म हो गया है ना। एक पर्टिकुलर टाइम होता है ना कि इस पर्टिकुलर जो आपका साधन है, मतलब कार है या बाइक है, स्कूटी है, वो इतने टाइम के बाद रिटायर्ड हो जानी चाहिए। तो किससे रिलेटेड है? ये आपका परिवहन से ऑपरेशन कवच। याद रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। काफी चर्चा में ये जैविक उद्यान रहा है। ये आपका राजस्थान की ज्योग्राफी का करंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जितने भी जैविक उद्यान दे रखे हैं या आपके जो मतलब विश्व धरोहर सूची में शामिल जो सेंचुरी है, वहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, हाँ जी, नाहरगढ़ जैविक उद्यान में 7 अक्टूबर 2024 को लेपर्ड सफारी का उद्घाटन किया गया। लेपर्ड आपने सबने देखा होगा, नहीं तो गूगल करके देख लेना। जयपुर देश का पहला शहर है जहां 5 सफारी हैं। भैया ये तो बिल्कुल सही बता दिया आपने कि जयपुर देश का पहला शहर हो गया है जहां पर 5 सफारी जो हैं वो हैं। अब क्वेश्चन क्या था, इन्होंने कहा कि इन्होंने लेपर्ड सफारी शुरू करी है, तो ये सही है क्या? लेपर्ड सफारी शुरू हुई है या टाइगर सफारी शुरू हुई है, हाथी सफारी शुरू हुई है? कौन सी सवारी शुरू हुई है? दोनों सही है या गलत है? भाई जी पहला गलत है, केवल दूसरा जो है इसमें सही है। केवल दूसरा जो है वो ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहाँ पर 5 सफारी वाला देश का पहला शहर बन गया है, बिल्कुल सही है। यहाँ पर 5 है ये, ठीक है। यहाँ पर जो है पहला तो बायोलॉजिकल पार्क, लॉयल एंड टाइगर सफारी, फिर आमेर महल हाथी सफारी, फिर जयगढ़ जल महल और नाहरगढ़ की यदि हम बात करें तो याद रखना, नाहरगढ़ जैविक उद्यान में टाइगर सफारी का उद्घाटन किया गया है, ना कि लेपर्ड सफारी का। लेपर्ड सफारी का नहीं बल्कि टाइगर सफारी का। तो याद रखना, गलती नहीं करना। इसीलिए मैंने कहा कि क्वेश्चन पढ़ना ढंग से कि लेपर्ड सफारी है टाइगर। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आरपीएससी आप देखो, उठा के देखो, पिछले 2-3 सालों से ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रही है वो। अरे बड़े ऐसे क्वेश्चन पूछ रही है। आप देखिए, आप पिछली बार जो योजनाएं पूछी उनमें वो 5 और 15 का डेटा ही उन्होंने गायब कर दिया,
है ना? इसके साथ-साथ उन्होंने रूमा देवी को झुंझुनू का बता दिया, सीकर का बता दिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन कि वो झुंझुनू से है तो सीकर बता दो। तो आप देखो कि आरपीएससी क्वेश्चन, क्योंकि ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने आते हैं सब पीवाईक्यू एनालिसिस को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं कि पिछले साल कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पिछले कुछ 5-8 सालों में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ रही है आरपीएससी। आप देखिए, उन्होंने सीधे पूछा है, पिछली साल ही क्वेश्चन आया था रूमा देवी जी को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा था कि गलत कथन बताइए, जिसमें उन्होंने रूमा देवी जी को सीकर का बता दिया था कि वो सीकर की हैं, जबकि आंसर कुछ और था। तो इस तरीके के क्वेश्चन है तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता? बिल्कुल। तो टाइगर सफारी है यहाँ पर, याद रखना, लेपर्ड सफारी नहीं है ना? तो ये इस तरीके की मिस्टेक नहीं करनी है। आरपीएससी इस तरीके के क्वेश्चन बड़े पूछ रही है जिसमें वो थोड़ी थोड़ी चीजें क्या करती है, उलझा देती है। जयपुर देश का पहला ऐसा शहर बन गया है जब 5 सफारी हैं, 2 तो लेपर्ड सफारी हैं, ठीक है, एक एलिफेंट सफारी है, एक लॉयन सफारी है और एक टाइगर सफारी है। टाइगर सफारी कहाँ पर आई है? नाहरगढ़ में, ठीक है। यह राजस्थान की पहली टाइगर सफारी है जिसे चिड़ियाघर में शुरू किया गया है, ठीक है, नाहरगढ़ के चिड़ियाघर में शुरू किया गया है। राजस्थान में 3 नेशनल पार्क हैं, 26 अभयारण्य हैं, 36 कंजर्वेशन रिजर्व हैं और 4 बायोलॉजिकल पार्क हैं। याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपके लिए है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए ना, क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम क्या करें, पिछले साल जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी तरीके से क्वेश्चन हम यहाँ पर आपके लिए लेकर आए, क्योंकि मैं सब पढ़ा दूं, सब कुछ करा दूं, प्रैक्टिस नहीं कराऊं, जो क्वेश्चन बनते हैं उस हिसाब से तो फिर कोई मतलब नहीं है ना, याद तो करने ही पड़ेंगे। तो नाहरगढ़ टाइगर सफारी है, वहां पर लेपर्ड। तो कुछ कुछ तो आपके दिमाग खुलता होगा ना कि इस तरीके के जब भी आप जो भी आपके पास ऑप्शन आते होंगे, आप बड़ा सोचते होंगे ना ऑप्शन को लेकर कि कहीं कुछ घुमा तो नहीं दिया गया है, हमें लगे कि सही है लेकिन वो सही ना हो। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। आदि गौरव सम्मान समारोह के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आदि से यहाँ पर आप आदिवासी लीजिए, ठीक है। आदि गौरव सम्मान है तो आपको इजी रहेगा, आप आदिवासी है ना, आदिवासी गौरव सम्मान, जिसको इन्होंने आदि गौरव सम्मान कहा है। ये डूंगरपुर के मानगढ़ धाम में आदि गौरव सम्मान जो है वो आयोजित किया गया था। इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजाति विकास में उत्कृष्ट योगदान पर विभिन्न लोगों व संस्थाओं को सम्मानित इसमें किया। तो भाई ये सही है, लेकिन ये मानगढ़ धाम जो है वो बांसवाड़ा में है, डूंगरपुर में नहीं है। तो ये बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आयोजित हुआ था। तो केवल दूसरा जो है सही है। भाई अभी तो वो बताया, इसीलिए मैंने कहा थोड़ा क्वेश्चन ढंग से पूछो। तो क्वेश्चन ढंग से पूछा तो हम गच्चा खा गए, तो हमारा ऑप्शन गलत हो गया। हमारा ऑप्शन गलत हो गया तो हमारा सिलेक्शन खतरे में पड़ जाएगा और हम वो होने नहीं देंगे। हम आपको यहीं पर अच्छे से मजबूत करके भेजेंगे कि इस तरीके की सिली मिस्टेक्स नहीं करना, ठीक है। तो केवल दूसरा जो है इसमें सही है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा गया था कि निम्न में से मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है। ये क्वेश्चन आपका पिछली परीक्षा में आया था, जो आरएसएम एसएसबी के द्वारा कराई जाने वाली परीक्षा है रीट पटवार वाली, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि मानगढ़ धाम कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए डूंगरपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी प्रतापगढ़। तो याद रखना मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है, ना कि डूंगरपुर में, ठीक है। क्लियर है, अब नहीं भूलेंगे आप। तो यहाँ पर बहुत खतरनाक, अच्छा अरे क्या बात है, हम ये चाहते हैं कि हमारा बच्चा ना बस पास हो जाए क्योंकि जब आप परीक्षा देने बैठोगे वो 72 मिनट नहीं होंगे, 3 घंटे, वो 3 घंटे जब मेरे बच्चे परीक्षा देंगे और वो सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ेंगे तो उनको मेरा चेहरा सामने आएगा कि मैम ने कहा है कि क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में आदि गौरव सम्मान 4 अक्टूबर को आयोजित किया गया। इसमें भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने भाग लिया था। राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बांगड़े और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी इसमें मौजूद रहे थे। इसलिए ये जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आई होप कि आप जो है वो क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से करेंगे और इसमें जो है क्वेश्चंस में उलझेंगे नहीं, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जो ये क्लास को आप कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप प्लीज़ शेयर करें कि बहुत सारे विद्यार्थियों का जो है इससे फ़ायदा हो सके, एटलीस्ट जो पढ़ने वाले हैं उनका तो हो। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। हाल ही में जयपुर में शुरू किए गए ऑपरेशन गरिमा का मुख्य उद्देश्य क्या है। अभी जयपुर में ऑपरेशन गरिमा जो है वो अक्टूबर में शुरू हुआ था, उसका
महिलाओं को रोजगार देना, महिलाओं को सुरक्षा और कानून संबंधी जानकारी देना, बच्चों को शिक्षा देना, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेवाएं प्रदान करना। तो ऑपरेशन गरिमा से ही हमें समझ में आ रहा है कि ये जो ऑपरेशन है वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, उनको कानून संबंधी जानकारी देने के लिए है। ठीक है। हाँ, आपको ले जाएंगे एग्जाम में बिल्कुल। अगर ऐसा होता ना तो सच्ची में मैं दे आती आपकी जगह। जयपुर पुलिस द्वारा शुरू किया गया है महिलाओं की सुरक्षा और कानून के लिए, क्योंकि अपनी लड़ाई तो भाई खुद ही लड़नी पड़ती है ना? इसकी शुरुआत 1 अक्टूबर को हुई थी और ये 15 अक्टूबर तक जो है वो चला है। इसके तहत महिला गरिमा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था 1090। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए एक और क्वेश्चन, गांधी वाटिका के लिए, गांधी वाटिका जो कि गांधी दर्शन म्यूजियम है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये म्यूजियम अजमेर में स्थित है और गांधी वाटिका का संचालन 2 अक्टूबर 2024 को शुरू, ये बिल्कुल सही है, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती पर इसका संचालन या ये शुरू हुई थी, लेकिन याद रखना ये अजमेर में नहीं है ना? आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि गांधी वाटिका या गांधी दर्शन म्यूजियम निम्न में से कहाँ पर बनाया गया है? हाँ बिल्कुल, पेपर लीक वाली प्रश्नोत्तरी है ये। हाँ जी, तो सही आंसर क्या है इसका? केवल दूसरा ही सही आंसर है, क्योंकि ये अजमेर में नहीं है। फिर कह रही हूँ ये जयपुर में है, याद रखना जयपुर में। क्वेश्चन सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि भाई गांधी वाटिका निम्न में से कहाँ पर स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। ठीक है, चलो। तो राज्य के कला संस्कृति विभाग द्वारा गांधी वाटिका का संचालन किया जा रहा है 2 अक्टूबर गांधी जयंती से, और ये जयपुर के जो सेंट्रल पार्क है उसमें इसको स्थित किया गया है। याद रखना है इसका संचालन कौन करेगा? कला एवं संस्कृति विभाग जो है वो इसका संचालन करेगा। और बचपन की चीजें, सारी चीजें गांधी जी की यहाँ पर रखी गई हैं। चलिए एक और क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े हैं, चले जाते हो आप लोग, इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं और बच्चे हमारे चले जाते हैं। चलो, स्टेट फाइनेंसेस और रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी एक स्टेट फाइनेंस की और रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट आई है, ये आपका इकोनॉमी का करंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फटाफट से हम रिवाइज करेंगे, लास्ट क्वेश्चन एक बार ले लेते हैं फिर रिवाइज करेंगे क्योंकि टाइम हो गया। यह रिपोर्ट भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी की गई, बिल्कुल सही है। जो स्टेट फाइनेंस की जो रिपोर्ट जारी की गई है वो आरबीआई के द्वारा जारी की गई है। ठीक है, रिपोर्ट में राज्यों के वित्तीय प्रबंधन और कर्ज की स्थिति का आकलन किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। ये जो रिपोर्ट है, और रिस्क किसको बता रहा है? कर्ज को। कर्ज क्या है? रिस्क हमारा। तो इसको ऐसे ही याद करेंगे कि स्टेट फाइनेंस और रिस्क एनालिसिस जो आया है वो किसके लिए आया? कर्ज की स्थिति की, राज्यों पर कितना कर्ज है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि राजस्थान कर्ज के मामले में बहुत बहुत ज़्यादा जो है, मतलब राजस्थान पर कर्ज है, इसलिए। तो इसके अनुसार 2026-27 तक राजस्थान पर जो राजस्थान की जो जीएसडीपी है, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, उसका 45% से ज़्यादा कर्ज हो जाएगा। हालांकि ये गलत है, 45% से ज़्यादा तो नहीं होगा, 39% के आसपास राजस्थान पर कर्ज हो जाएगा, ये कहा गया है। तो पहला और दूसरा कथन इसमें सही है। ठीक है, पहला और दूसरा। क्यों? क्योंकि ये 45% नहीं है, ये 39% के आसपास है। ठीक है, इसलिए तो याद करना, अभी कर्ज के मामले में एक रिपोर्ट आई है जो कि आरबीआई ने दी है। तो राज्यों में वित्तीय प्रबंधन के लिए और कर्ज की राशि के प्रभाव को देखने के लिए रिपोर्ट आरबीआई के द्वारा जारी की गई है, और उसमें कहा गया है कि 2026-27 तक जो राज्य सरकार है वो अपनी जीएसडीपी की, यदि मैं बात करूं, जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी एक वित्तीय वर्ष में एक राज्य की घरेलू सीमा के भीतर उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग जीएसडीपी कहलाता है। तो जीएसडीपी का 39% तक, जबकि ये रिपोर्ट ये कह रही है, सरकार ये कह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा 30% तक होना चाहिए आपकी जो भी टोटल। जैसे राजस्थान की अगर जीएसडीपी की बात करूं तो प्रचलित कीमतों पर राजस्थान की जीएसडीपी 15.28 लाख करोड़ है, और स्थिर कीमतों पर राजस्थान की जीएसडीपी जो है वो 8.45 लाख करोड़ है। तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि 30% से ज़्यादा कर्ज नहीं होना चाहिए, ये कह रहा है आरबीआई। इन राज्यों में पश्चिम बंगाल, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु, बिहार, हरियाणा, पंजाब हैं, जहां पर जो ये है कर्ज वो बहुत ज़्यादा है। यदि मैंने कहा मैं राजस्थान की बात कर लूँ, राजस्थान पर कहा जा रहा है कि राजस्थान का पर सब कर्ज लगभग 39% हो जाएगा और राजस्थान दूसरे स्थान पर रहेगा। सबसे ज़्यादा कर्ज है पंजाब पर, उसके बाद आएगा राजस्थान पर, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, याद रखना है। ठीक है, तो फटाफट से
क्विक सा रिवीजन करते हैं हम, एक क्विक सा रिवीजन हम लेते हैं, आप जवाब देंगे है ना, और जुड़ेंगे हमारे साथ। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं सारे। मैंने आज इतिहास एंड कला संस्कृति के करंट कराए हैं, अपन ने ज्योग्राफी का करंट यहाँ पर देखा, अपन ने इकोनॉमी का करंट हमने देखा यहाँ पर। इसके अलावा रिपोर्ट्स और कुछ इंडेक्सेस देखी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंडेक्सेस। फटाफट से एक क्विक रिवीजन लेते हैं। आज की क्लास से भी कम से कम 2 क्वेश्चन मुझे लगता है पक्के हैं। एक तो इंडेक्स से हो सकते हैं, एक राजस्थान की इकोनॉमी से हो सकते हैं। चलिए एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं फटाफट से, उसके बाद हम बताएंगे कि कल हम क्या कराने वाले हैं। कल हम देखिए नवंबर का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया, अक्टूबर का करंट अफेयर कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम करंट अफेयर आपके लिए लेकर आएंगे सितंबर का। तो कल हम सितंबर का करंट अफेयर लेंगे। जो टॉपिक लेंगे वो थंबनेल में आपको मिल जाएंगे कि कौन कौन से टॉपिक के ऊपर हम बात करने वाले हैं। कल हम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय परिदृश्य लेंगे, उसके बाद हम राजस्थान का परिदृश्य लेंगे। तो कल आप सितंबर के अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य और राष्ट्रीय परिदृश्य यानी मतलब इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर रखना सितंबर का पढ़ के तैयार। वहां से हम क्वेश्चन पूछेंगे और इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे, कितना भी पढ़ लो लेकिन क्वेश्चन का जवाब सही देना है ना। चलो, तो हमने पहले पूछा था एमपीआई। एमपीआई की मैंने कहा एमपीआई कौन, यूएनडीपी और ओपीएचआई है ना। और इसके 3 आयाम होते हैं। राजस्थान और मतलब मुख्यतः भारत की स्थिति इसमें बहुत ज़्यादा बेकार है ना। इसकी थीम है पॉवर्टी एंड कॉन्फ्लिक्ट। भारत की यदि मैं बात करूं तो भारत के जो अंक हैं इसमें वो बहुत ही खराब हैं। 234 मिलियन भारत की जो जनसंख्या है वो अभी भी गरीबी में रह रही है। ठीक है, चलिए उसके बाद कंसर्न वर्ल्ड बैंक ने और वर्ल्ड हंगर हेल्प ने जीएचआई 2024 निकाला है। उसमें भारत की रैंकिंग क्या है, 105वीं है। याद रखनी है भारत की रैंकिंग क्या है, इसमें 105वीं है। उसके बाद अगर मैं बात करूं स्वदेशी रक्षा उपकरणों में राजस्थान सबसे ज्यादा निर्यात किसको करता है, यूएसए को। याद रखना सबसे ज्यादा निर्यात यूएसए को करता है। रक्षा उपकरण सबसे ज्यादा, सैन्य उपकरण सबसे ज्यादा निर्यात करता है भारत यूएसए को, उसके बाद फ्रांस को, उसके बाद अर्मेनिया को। याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक जो आया है 2024 वाला, उसमें भारत की स्थिति है, भारत की रैंकिंग है 176वीं। याद रखना है 176वीं है, 176। और ये जो है बेन गुरियन विश्वविद्यालय और biodm.com के द्वारा जो है ये निकाला जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमने पूछा था एमिशन गैप रिपोर्ट को लेकर। आपको याद रखना है एमिशन गैप रिपोर्ट यूएनईपी जो है वो निकालती है। इसके साथ साथ अगर इस रिपोर्ट में बात करूं तो भारत की स्थिति है कि भारत में जो है लगभग 6.1% की एमिशन में जो है वो वृद्धि हुई है। और भारत जो है वो चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा जो है वो मतलब धुआं है ना। कमेंट इग्नोर कर दो, कमेंट तो इग्नोर नहीं किया भाई, मैं तो पढ़ती हूँ। बड़ा जो है देश है, तो सबसे ज़्यादा यदि मैं बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन करने वाला चीन, उसके बाद अमेरिका और उसके बाद है भारत। याद रखना, इसलिए ये जो एमिएशन रिपोर्ट है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद राजस्थान का करंट अफेयर हमने देखा था कि राजस्थान में यदि बात करूँ तो टूरिस्ट आइकॉनिक डेस्टिनेशन 3 परकोटा आपका, नाहरगढ़ आपका, जल महल, बिरला मंदिर नहीं है, याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हम जब आगे आए एक और क्वेश्चन कि राजस्थान में पहला एग्रो प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स, 3 मैंने यहाँ पर आपको डिस्कस किया था कि भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एग्रो फूड कॉम्प्लेक्स, एग्रो फूड प्रोसेसिंग जो कॉम्प्लेक्स है वो कहाँ पर बन रहा है, जोधपुर में। इसके साथ साथ एग्रो फूड पार्क, एग्रो फूड प्रोसेसिंग कॉम्प्लेक्स और कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर, ये तीनों ही जोधपुर में है। याद रखना, तीनों ही जोधपुर में। इसके अलावा एग्रो फूड पार्क जोधपुर में तो हो ही गया। इसके अलावा ऊपर से देखिए श्रीगंगानगर हो गया आपका, ठीक है, इसके साथ अलवर हो गया और इसके साथ आपका कोटा हो गया। वही यदि कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर की बात करें तो इसके साथ जयपुर हो गया, जोधपुर आपका है ही, टोंक हो गया। ठीक है, क्लियर, ये चीज़ आपको याद रखनी है, यहाँ पर आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। उसके साथ साथ डेयरी विकास बोर्ड ने और सुजुकी इंडिया के सहयोग से जो है फ्लैक्सी बायोगैस, नीलेश जी थैंक यू, संयंत्र बनाए जाएंगे 10,000। याद रखने हैं, क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मध्यकालीन शैल चित्र आपको मिले हैं, कहाँ पर मिले हैं साहब, ये मिले कांठल। कांठल कहाँ पर है, झालावाड़ में नहीं है बल्कि प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ के कांठल में मिले हैं। किसको मिले हैं जी, ये मंगल मेहता जी को मिले हैं। क्या है जी, ये जो अज्ञात वर्ष मिला था उससे रिलेटेड ये है। ठीक है, उसके बाद हमने कहा था कि जो बनवारी लाल जी हैं वो इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इनकी अभी हाल ही में जो है वो मृत्यु हुई है। धौलपुर के थे, 5 बार विधायक रहे हैं, सबसे पहली बार विधायक 1967 में बने हैं। दोहराते जाइए, कृत्रिम गर्भाधान किया गया है गौड़ावन का। गौड़ावन कहाँ पर, जैसलमेर में। ठीक है, चलिए, और भारत विश्व का पहला जो है ऐसा देश बन गया जिसमें गौड़ावन का कृत्रिम गर्भाधान जो है वो उसके द्वारा गौड़ावन को प्रस्तुत किया गया है। संविधान
के अंतर्गत जो मूर्ति बनाई गई है किसके द्वारा बनाई गई है जी? विनोद गोस्वामी जी के द्वारा बनाई गई है। 3-4 चीजें, पट्टी हट गई, संविधान की पुस्तक बुक में, संविधान की पुस्तक जो है इनके हाथ में आ गई है व्हाइट कलर की, अब ये मूर्ति हो गई है। एक इनके हाथ में जो है वो क्या है? तराजू है, याद रखना है। ठीक है, किसने बनाया है? विनोद गोस्वामी। विनोद गोस्वामी जी के बारे में आपको याद रखना है कि राजस्थान के निवासी नहीं है, ये निवासी हैं यूपी उत्तर प्रदेश के, लेकिन राजस्थान की जयपुर उनकी कर्म भूमि रही है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए उलझना मत। राजस्थान के वर्तमान में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन है? नवीन महाजन जी। और लोकायुक्त कौन है? प्रताप सिंह लोहरा जी। याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसके साथ साथ आई वाई की बात आ जाए तो SEC, और यदि के और ZA की बात आ जाए तो SEC या SFC। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था कि राजस्थान में जो इकोनॉमिक रिवाइवल टास्क फोर्स जो बनी है ना, उसके अध्यक्ष कौन है? हमारे CM साहब हैं। ठीक है, और ये क्या बता रही है? टास्क फोर्स की किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए वित्त इत्यादि का ना, उसके बारे में ये बात करेगी टास्क फोर्स। ठीक है, इसमें इसकी रिपोर्ट कब तक देनी है? इस टास्क फोर्स की 2028 तक आएगी, याद रखना। इस टास्क फोर्स की रिपोर्ट कब तक आएगी? 2028 तक आएगी। ये बिल्कुल क्लास डेली होती है, डेली होती है। ठीक है, चलिए, वीर गाथा प्रोजेक्ट शिक्षा विभाग के द्वारा, और ये जो है स्कूलों में वीर गाथा को बताया गया है ना, बिल्कुल सही है। राजस्थान में नारी शक्ति अवार्ड दिए गए हैं टोटल 21 महिलाओं को, और ये किसके द्वारा दिया जाता है? जो महिला बाल विकास विभाग के द्वारा नहीं दिया जाता, बल्कि ये वर्ल्ड सिक्योरिटी जो फोरम है, यानी महिला सिक्योरिटी जो फोरम है ना, महिला सुरक्षा मंच, उसके द्वारा प्रदान किया जाता है। याद रखना है, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छे। ऑपरेशन कवच जो है वो अवैध वाहनों को पकड़ने से लेकर है, यानी ये परिवहन से रिलेटेड है। नाहरगढ़ जैविक जो उद्यान है उसमें याद रखना कि वो उसमें टाइगर रिजर्व बनाया गया है, या टाइगर सफारी, जो है टाइगर रिजर्व में टाइगर सफारी वहां पर शुरू की गई है, ना कि लेपर्ड सफारी या हाथी सफारी शुरू की गई है। क्या? टाइगर सफारी। और ये पहला ऐसा जयपुर का चिड़ियाघर है जहां पर टाइगर सफारी शुरू हुई है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जयपुर पहला ऐसा पूरे देश का जयपुर पहला ऐसा शहर बन गया जहाँ पर 5 सफारी है ना। एक टाइगर सफारी है, एलिफेंट सफारी है ना, लेपर्ड सफारी है यहाँ पर। ठीक है, चलिए, उसके बाद आगे यदि हम बात करें तो हम देखेंगे आदि गौरव सम्मान जो है वो कहाँ पर? मानगढ़ धाम कहाँ पर है भाई? ये बांसवाड़ा में है, याद रखना है। और द्रौपदी मुर्मू जी ने जो है इसके लिए काम किया, और चूंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर हमारे राज्यपाल साहब भी पहुंचे थे, यहाँ पर हमारे CM साहब भी पहुंचे थे, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो गया है। ऑपरेशन गरिमा किससे रिलेटेड है? महिला सुरक्षा से लेकर है, और महिला सुरक्षा के साथ साथ उनको कानून के बारे में भी बताया जाएगा, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, याद रखा आपने। फिर गांधी दर्शन जो म्यूजियम है वो याद रखना, सेंट्रल पार्क जयपुर में बनाया जा रहा है। आपको समय मिले, परीक्षा के बाद समय मिले या संडे वनडे में समय निकालकर आप इस म्यूजियम को देखने जा सकते हैं। इसमें महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सारी चीजें हैं। तो कहाँ पर है ये? जयपुर के सेंट्रल पार्क में। ठीक है, 2 अक्टूबर को इसको शुरू किया गया है। उसके बाद स्टेट फाइनेंस रिस्क एनालिसिस रिपोर्ट जो है वो आई है, और ये जो रिपोर्ट है वो RBI के द्वारा जारी की गई है। राजस्थान की स्थिति बहुत गंभीर है। राजस्थान पर कहा जा रहा है कि 2026-27 तक लगभग GSDP का 39% तक जो है वो क्या हो जाएगा? कर्ज हो जाएगा, विच इज़ वेरी वेरी बिग अमाउंट। तो आई होप कि आपको आज की क्लास, ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने कराई हैं, सारा एक क्विक रिविजन में भी 5 मिनट में हमने करी। आई होप कि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। फिर भी यदि आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ भी सुझाव है, आप कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि सारे कमेंट जो हैं उनका रिप्लाई कर सकूँ। ये क्लास सुबह 8:30 बजे शुरू होती है। ये क्लास सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्र, शनि 6 दिन लगती है। संडे को हम आपको रिवीजन का टाइम देते हैं कि सारा रिवीजन जो है आप संडे को कर लें। तो कल हम सितंबर का शुरू करेंगे, सितंबर का करंट अफेयर लेंगे, कल इंटरनेशनल और नेशनल करंट अफेयर लेंगे। आई होप कि बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपने बहुत सारे फ्रेंड्स को जो है जो तैयारी कर रहे हैं उनको आप प्लीज़ ये क्लास जो है वो ज़रूर शेयर करिएगा। तो कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी परेशानी हो, आप प्लीज़ पूछ लेना, और कैसे हम बेहतर कर सकते हैं इन क्लासों को, तो वो भी सुझाव आप दे सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं पर पूरी करते हैं। इस मोटिवेशनल जो हमने स्टार्टिंग में मोटिवेशनल कोट लिया था, और मैं यही कह रही हूँ फिर कि बहुत सारे बच्चे जिनका आज कमेंट आया कि मैम हम जो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर जो है वो रह गए थे, या पिछली बार हमारा प्रीलिम्स नहीं हो पाया था, तो मैं फिर यही कह रही हूँ कि जैसे मैं हमेशा जैसे बोलती भी हूँ, जब हम बात करते हैं कि ये मायने नहीं रखता कि आप कितनी बार गिरे हो, क्या हुआ है। मायने ये रखेगा
कि जब आप उठोगे तो कितनी तालियां बजेंगी, है ना, कितनी जोर से तालियां बजेंगी। तो कोई मायने नहीं रखता कि आप कहते हैं ना, गिरा संभला फिर गिरा, गिरा संभला फिर गिरा, लेकिन फिर उठ गया। क्या ऐसे व्यक्ति का नजारा आम होता है क्या? नहीं होता ना। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और जिंदगी जिंदाबाद। नमस्कार।